नमस्कार दोस्तों, लर्न विद अनय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों वीडियो भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मैराथन क्लास डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित 250 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि आपकी पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं 2 नवंबर को, तो आप इस वीडियो को देख के जरूर जाइए। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा और कोई सा भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अंबर प्रिपरेशन की जो बुकलेट है, इससे मैं आपको करवाने वाला हूँ। 250 सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें। शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को देख के जरूर जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका यहाँ पर है और यहाँ पर हम जो भी बातचीत करेंगे ये पॉइंट टू पॉइंट बातचीत हमारी होने वाली है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर हम ध्यान नहीं देंगे। जहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। पहला सवाल देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है जो सभी प्रकार की गणनाएं, प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है? तो ये किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू के 2 घटक आपके होते हैं। एक तो आपका एएलयू होता है, एक आपका सीयू होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसके 2 घटक आपके होते हैं, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक आपका सीयू होता है जिसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सा आपका एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो स्कैनर यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जो है ये आपके आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है जो अस्थायी प्रकृति की होती है? तो रैम जो होती है आपकी दोस्तों, ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और मेन मेमोरी भी होती है। यानी अगर बिजली चली जाएगी तो रैम में जो डेटा आपका स्टोर है वो उड़ जाएगा। जबकि रोम जो होती है ये आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी बिजली चली जाएगी तो भी यहाँ पर डेटा जो है ये आपका स्टोर रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों आपकी मेन मेमोरी में आती है, लेकिन रैम जो है ये आपकी वॉलेटाइल है, रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो सेव करना है तो Ctrl+S का प्रयोग करेंगे, प्रिंट करना है तो Ctrl+P का करेंगे, कॉपी करना है तो Ctrl+C है, और पेस्ट करना है तो Ctrl+V का प्रयोग हम करेंगे। अगला सवाल देखिए, एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो एक वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका होम पेज कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और जब आप किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं तो सबसे पहले आपका होम पेज ही खुलता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है? विंडोज़ 10, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अलावा यहाँ पर एंड्रॉयड दिया गया है। तो विंडोज़ 10 है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एंड्रॉयड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर सी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, जबकि विंडोज़, लिनक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इंटरनेट पर किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंटरनेट पर किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में लाने की जो प्रक्रिया होती है ये डाउनलोडिंग कहलाती है। इंटरनेट से हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो ये क्या कहलाएगी? डाउनलोड कहलाएगी। लेकिन अगर हम इंटरनेट पर अगर उसको भेजेंगे तो वो आपकी क्या कहलाती है? अपलोडिंग कहलाती है। अगला सवाल देखिए, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक किसका संग्रह होता है? तो वर्कबुक जो होती है ये किसका संग्रह होती है? तो ये वर्कशीट का कलेक्शन होती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। जो आपकी वर्कबुक होती है एमएस एक्सेल में वो वर्कशीट का कलेक्शन होती है। वर्कशीट को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। वर्कशीट जो होती है ये आपकी रोज और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर को वायरस और अन्य खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वायरस और अन्य खतरों से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर याद रखना जो ये आपके मेलवेयर है, स्पाईवेयर है, अगर ये नाम आपको देखने को मिले मेलवेयर और स्पाईवेयर तो ये आपके वायरस में आते हैं, ठीक है। कीबोर्ड पर F1 से लेके F12 तक कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो F1 से लेके F12 तक जो कुंजियाँ होती है इन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो एमएस पावर पॉइंट में अगर आपको एक नई स्लाइड जोड़नी है तो शॉर्टकट कुंजी आपकी कौन सी हो जाएगी? Ctrl+M हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पर Ctrl+N आंसर करते हैं, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+M हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने है तो फिर वहाँ पर Ctrl+N का प्रयोग किया जाएगा। यानी अगर आपको एक नई स्लाइड जोड़नी है तो Ctrl+M,
लेकिन अगर आपको कोई नई प्रेजेंटेशन फाइल ही बनानी है, नई पीपीटी बनानी है, तब Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, URL का पूर्ण रूप है, तो URL की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन, वेबसाइट, वेब पेज का एक विशिष्ट पता होती है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई कौन सी है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ये बिट हो जाएगी। ठीक है, बिट में आपके 2 अक्षर शामिल होते हैं, एक तो 1 और एक आपका 0 शामिल होता है। 0 और 1 यहाँ पर आपका शामिल होता है। बिट सबसे छोटी इकाई आपकी होती है। 8 बिट मिलके आपके 1 बाइट बनाते हैं, तो 8 बिट्स मिलके आपके क्या बनाएंगे, 1 बाइट बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बिट में 0 या 1 मान रख सकती है। MS वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में संरेखित यानी अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो सेंटर में अगर आपको अलाइन करना है MS वर्ड में टेक्स्ट को, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। और लेफ्ट में करना है तो Ctrl+L, राइट में करना है तो Ctrl+R, और अगर जस्टिफाई अलाइनमेंट आपको करना है तो Ctrl+J होता है। यानी 4 प्रकार के अलाइनमेंट आपके होते हैं। एक आपका सेंट्रल अलाइनमेंट है, एक लेफ्ट अलाइनमेंट, एक राइट अलाइनमेंट और एक आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट यहाँ पर होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पर सर्च इंजन आपका कौन सा है, तो गूगल एक प्रकार का आपका सर्च इंजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एडोब फोटोशॉप जो है ये तो फोटोशॉप से संबंधित है आपका। मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये आपके जो है ये वेब ब्राउजर हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स ये आपके वेब ब्राउजर है, गूगल आपका सर्च इंजन है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। फायरफॉक्स और आपका माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, वेब ब्राउजर हो जाएंगे। ठीक है, और एक फोटोशॉप जो है ये तो एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किस में मापी जाती है, तो प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता होती है ये आपकी किस में मापी जाती है, ये सवाल आपसे एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा डॉट प्रति इंच में इसको मापा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। प्रिंटर द्वारा मुद्रित छवि की गुणवत्ता या रिजोल्यूशन को डॉट पर इंच में मापा जाता है। ठीक है, DPI जितना अधिक होगा प्रिंटर की गुणवत्ता, जो प्रिंट होने की गुणवत्ता है वो उतनी ही बेहतर होगी। ईमेल भेजते समय BCC का क्या अर्थ है, तो ईमेल अगर आप भेज रहे हो तो BCC का क्या अर्थ हो जाएगा, तो BCC का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये किससे संबंधित है, आपकी ईमेल से संबंधित है। MS एक्सेल में सेल एड्रेस A1 का क्या मतलब है, तो सेल एड्रेस अगर A1 लिखा हुआ आपको मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो A1 का मतलब क्या हो जाएगा, पंक्ति तो यहाँ पर आपकी 1 है, स्तंभ आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार इसको देखिए, अक्षर और पंक्ति को ये शो करते हैं, तो A1 का अर्थ क्या हो जाएगा, कॉलम आपका A है। ठीक है, तो कॉलम तो यहाँ पर A हो जाएगा, पंक्ति यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कॉलम A है, पंक्ति 1 है, तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है। A1 का अर्थ क्या होगा, कॉलम तो आपका A है और रो जो है वो 1 है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पिक्सल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, इन्हें पिक्सल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, .docx फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर किस प्रकार की फाइल से संबंधित है, तो .docx जो है ये आपका किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो GUI का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपके किस उपकरण की आवश्यकता होती है, यह आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। जॉयस्टिक, मॉडेम, CD-ROM, पेन ड्राइव। देखते पता लग रहा है मॉडेम की आवश्यकता यहाँ पर होती है, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम जो होता है ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम कौन करता है, तो मॉडेम ही करता है। यह डिजिटल सिग्नल को क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में बदलता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा कौन, मॉडेम, तो उसे क्या कहा जाएगा, मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। और अगर फिर से एनालॉग को डिजिटल में बदल देगा तो उसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, ताकि डेटा को टेलीफोन लाइनों या केबल पर प्रसारित किया जा सके। तो एक बार एग्जाम में मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वाला भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, ये भी आपके महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में किसी फॉर्मूले की शुरुआत जो है ये किस चिन्ह के साथ होती है, तो फॉर्मूले की शुरुआत आपकी किस चिन्ह के साथ होती है, तो ये इक्वल टू के साइन के साथ होती है, बराबर के साइन के साथ आपकी शुरुआत होती है। तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर कीबोर्ड में कैप्स लॉक कुंजी को क्या कहा जाता है, तो कैप्स लॉक कुंजी जो होती है इन्हें क्या कहा जाता है, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज,
या फिर आपकी टोंगल की या नेविगेशन की। तो इसे टोंगल की कहा जाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। टोंगल की आपकी 3 प्रकार की होती है, यानी 3 जो है ये आपकी टोंगल कीज होती है। एक तो कैप्स लॉक, एक नम लॉक और एक स्क्रॉल लॉक। ये आपकी टोंगल की के उदाहरण है। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक ये सभी की सभी आपकी टोंगल कीज के उदाहरण हैं। अगला सवाल देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आईसीटी का क्या अर्थ है? तो आईसीटी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? तो जब भी हम किसी पेज को स्कैन करते हैं तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी में बदल जाता है। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो परमानेंट अगर आपको किसी चीज़ को डिलीट करना है तो शॉर्टकट कुंजी यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, याद रखिएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट यहाँ की शॉर्टकट की कुंजी आपको यूज में ली जाएगी। शिफ्ट प्लस डिलीट यहाँ पर यूज में ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना, SD से याद कर लेना इसको। अगर परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगर आप केवल डिलीट करते हैं तो डिलीट कुंजी दबाने से तो क्या होता है, वो रिसाइकल बिन में आपकी चली जाती है, यानी वहाँ से दोबारा से उसे रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हो तो वो रिसाइकिल बिन में जाए बिना ही स्थायी रूप से हट जाता है। तो दोनों बातें ध्यान रखना, अगर डिलीट करोगे तो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे तो यहाँ पर स्थायी रूप से ही वो हट जाएगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी फंक्शन की का आपका प्रयोग किया जाता है? तो F5 को यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, अगर आपको पहली स्लाइड से शुरू करना है तो आप F5 फंक्शन कुंजी को यूज़ में लेंगे, और अगर वर्तमान स्लाइड से आपको शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5 को हम यूज़ में लेंगे। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस F5 वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए, और पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए F5 फंक्शन कुंजी यूज़ में ली जाती है। अगला सवाल है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है और वेब एड्रेस में HTTPS के रूप में दिखाई देता है? HTTPS यहाँ पर S का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिक्योर होता है। S का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो HTTPS के रूप में दिखाई देता है, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, HTTPS यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, D यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर फुल फॉर्म भी इसको ध्यान रखना है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है HTTP की। S का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। आगे देखिए, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया आपकी बूटिंग कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो MS वर्ड में अगर फाइंड और रिप्लेस आपको करना है तो इसकी शॉर्टकट कुंजी आपकी क्या हो जाएगी? देखो, दोनों ऑप्शन आने चाहिए, फाइंड और रिप्लेस का आना चाहिए। केवल फाइंड अगर आपको चाहिए तो कंट्रोल प्लस F से आपका काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिप्लेस भी आना चाहिए। तो फाइंड और रिप्लेस दोनों, तो ये कंट्रोल प्लस H आपका हो जाएगा। ठीक है, केवल फाइंड अगर आपसे पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस F होगा, फाइंड और रिप्लेस दोनों पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस H आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो जावा है, C++ है, पाइथन है। HTML जो है ये आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला सवाल देखिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है का पूरा नाम क्या है? तो दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है ये स्कूली शिक्षा के लिए होता है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है। महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है, तो याद रखिएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। MS एक्सेल वर्कशीट में अंतिम सेल का पता क्या होता है नवीनतम संस्करणों के अनुसार? तो अंतिम सेल का जो एड्रेस होता है वो XFD के रूप में लिखा जाता है 1048576। तो ये याद रखना, B यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देख लीजिए आप एक बार। MS एक्सेल के नवीनतम संस्करणों 2007 और उसके बाद के अनुसार एक वर्कशीट में 10,48,576 आपकी रोज होती है, 16,384 जो है ये आपके कॉलम होते हैं। तो याद रखना, रो अगर आपकी पूछी जाए तो 10,48,576 होती है, कॉलम आपके 16,384 होते हैं। अंतिम स्तंभ को जो है XFD के रूप में दर्शाया जाता है, और अंतिम सेल का जो पता होता है वो XFD 1048576 आप याद रख लेना। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का जो आविष्कार है ये आपका डगलस एंजल बर्ड के द्वारा किया गया था। C यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, और ये कब किया गया था, 1960 के दशक में किया गया था।
अगला सवाल देखिए, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये जो कैश मेमोरी होती है ये कहाँ पर स्थित होती है? महत्वपूर्ण सवाल है। कैश मेमोरी आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है। ये आपकी कहाँ पर स्थित होती है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी सीपीयू और रैम के बीच में होती है। ठीक है, इससे भी तेज एक मेमोरी आपकी और होती है, रजिस्टर होती है। रजिस्टर के बाद में आपकी कैश मेमोरी आती है। ठीक है, तो सीपीयू और रैम के बीच में आपकी कैश मेमोरी होती है और ये इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी एक बहुत तेज, छोटी और महंगी मेमोरी होती है, यानी बहुत तेज होती है, छोटी होती है, महंगी होती है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है। यह उन डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है जिनका उपयोग सीपीयू द्वारा बार बार किया जाता है, जिससे प्रोसेसिंग की गति बढ़ जाती है। अगला सवाल देखिए, ई गवर्नेंस में G2C का क्या अर्थ है? तो G2C का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा, सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगला सवाल देखिए, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1 GB में आपके कितने MB होते हैं? 1024 MB यहाँ पर होता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, MS वर्ड में पेज की पृष्ठभूमि पर दिखाई देने वाले धुंधले टेक्स्ट या छवि को क्या कहते हैं? तो MS वर्ड में पेज की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पर जो आपका दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? वाटरमार्क यहाँ पर कहा जाता है, जो कि धुंधला सा होता है, पीछे की साइड बैकग्राउंड में लगाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पूर्ण रूप है। तो लेन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर हो जाएगा। तो ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो जाएगा? एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे कि घर में, कार्यालय भवन में, स्कूल परिसर में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है, किसी वेबसाइट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए ब्राउजर द्वारा संग्रहित की जाने वाली छोटी टेक्स्ट फाइल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है, उपयोगकर्ता की गतिविधि को अगर ट्रैक करना है तो ब्राउजर द्वारा संग्रहित की जाने वाली जो छोटी टेक्स्ट फाइल होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कुकी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है एडिट करने के लिए। संपादित का मतलब क्या होता है? एडिट होता है। तो अगर MS एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कोई सेल है आपका, इस सेल को आपको एडिट करना है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको एडिट करना है, तो कौन सी कुंजी आप यूज़ में लेंगे? तो यहाँ पर F2 कुंजी यूज़ में ली जाती है। याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। F2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य घटक के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में 1940 से 1956 तक, तो सर्कुलेटिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए आपके चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था। और ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े, महंगे और बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करने वाले थे। अगला सवाल देखिए, साइबर बुलिंग क्या है? तो साइबर बुलिंग आपकी क्या हो जाएगी? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके किसी को परेशान करना या धमकाना जो है, यही आपकी साइबर बुलिंग यहाँ पर हो जाएगी। कौन सा आउटपुट डिवाइस आमतौर पर वास्तुशिल्प, योजनाओं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बड़े पोस्टरों को प्रिंट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है, कौन सा आउटपुट डिवाइस जो होता है ये बड़े आपके जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, बड़े पोस्टरों के लिए, इनके लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लॉटर हो जाएगा। प्लॉटर जो होता है ये भी आपका एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला होता है, और उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और वेक्टर छवियों को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह पेन या अन्य लेखन उपकरण का उपयोग करके कागज़ पर निरंतर रेखाएं बनाता है, जो इसे बड़े आकार के नक्शों, ब्लूप्रिंट्स, इंजीनियरिंग डिजाइनों के लिए आदर्श बनाता है। तो याद रखना, प्लॉटर जो है ये भी एक प्रकार का आपका आउटपुट डिवाइस है। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग में लिया जाता है? तो स्पेलिंग और ग्रामर की अगर जांच करनी है तो F7 फंक्शन कीज को जो है वो यूज में लिया जाता है। यह सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक इमेज का प्रारूप कौन सा नहीं है? तो एक इमेज का प्रारूप यहाँ पर .jpeg तो होता है, ये तो यहाँ पर होता है। .png भी यहाँ पर होता है, .zip होता है। MP3 यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि MP3 जो है ये आपका किसका हो जाएगा? ऑडियो फाइल का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी भी चल रहे एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए विंडोज में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है यानी एप्लीकेशन के बीच में आपको स्विच करना है, तो यहाँ पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो Alt+Tab का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। Alt+Tab जो शॉर्टकट कुंजी है यह वर्तमान में खुली हुई सभी विंडो और एप्लीकेशन के बीच में तेजी से स्विच कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, Alt+Tab। अगला सवाल देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा वर्णन है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध रिमोट सर्वर पर डेटा स्टोर करना, प्रबंधित करना और प्रोसेस करना। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50,
कंप्यूटर की गति को मापने के लिए आमतौर पर किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की गति की मापने के लिए आमतौर पर किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर गीगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को उसकी क्लॉक स्पीड से मापा जाता है, जिसकी इकाई हर्ट्ज होती है। आधुनिक कंप्यूटर की गति आमतौर पर गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, जिसका अर्थ प्रति सेकंड अरबों चक्र होता है। तो ये आप याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। अब अगला सवाल देखिए, कौन सा पोर्ट उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो सिग्नल को एक साथ प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा पोर्ट है जो उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो सिग्नल को एक साथ प्रसारित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो ये आपका HDMI पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, HDMI पोर्ट की जो फुल फॉर्म है वो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाएगी। यह एक डिजिटल इंटरफेस है जो कि एक ही केबल के माध्यम से बिना संपीड़ित वीडियो डेटा और संपीड़ित या असंपीड़ित डिजिटल ऑडियो डेटा को प्रसारित करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल शायद पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। लिनक्स जो है ये एक प्रकार का आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, याद रखना। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में पेज को लंबवत रखने के लिए किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? तो वर्टिकल अगर आपको लिखना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? पोर्ट्रेट का प्रयोग किया जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच क्या संबंध है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो आपका इंटरनेट होता है, एक आपका वर्ल्ड वाइड वेब होती है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर जानकारी साझा करने की एक प्रणाली है। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इंटरनेट पर जानकारी साझा करने की जो है वो एक प्रणाली है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फिशिंग क्या है? तो फिशिंग अगर आपसे पूछी जाए फिशिंग क्या है, तो धोखाधड़ी वाले ईमेल और वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराने का जो प्रयास किया जाता है यही आपकी फिशिंग कहलाती है। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सी मेमोरी प्रकृति में नॉन वोलेटाइल होती है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर भी डेटा बना रहता है? तो मैंने अभी आपको बताया था रोम जो है ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, जबकि रैम जो होती है ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो रैम में जो डेटा होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन रोम में बिजली चली जाती है उसके बाद भी यहाँ पर डेटा स्टोर रहता है, इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल यानी गैर वाष्पशील कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कंप्यूटर का जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम होता है वो रोम में ही संग्रहित होता है। ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस में संग्रहित होता है? तो ये रोम में संग्रहित होता है। MS एक्सेल में सेल B2 से B10 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए सही सूत्र क्या है? तो सही सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो सम लगाना है, फिर B2 से लेके आपको कोलन लगाना है, कहाँ तक? B10 तक। तो यहाँ पर A आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। यहाँ पर जो बीच में यूज में लिया जाता है वो कोलन यूज में लिया जाता है, सेमी कोलन यहाँ पर यूज में नहीं लिया जाता है, याद रखना। ये आपका दो डॉट जो आते हैं ये कोलन है, और ये जो यहाँ पर कोमा लगी हुई होती है ये आपका सेमी कोलन कहलाता है। तो सेमी कोलन यहाँ पर यूज में नहीं लिया जाता है, कोलन ही यूज में लिया जाता है। तो सम B2 से B10 तक आपका बीच में कोलन लग जाएगा। अगला सवाल है, OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो OMR का पूर्ण रूप तो क्या हो जाता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन आपका हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। OMR के बारे में तो आपको पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, एक आपका OCR भी होता है, उसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, वो भी आपको याद रखना है। एक ऐसा नेटवर्क जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि एक देश या पूरी दुनिया में फैला हो क्या कहलाता है? तो एक देश या पूरी दुनिया में फैला हो उसे WAN कहा जाता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो WAN आपको ध्यान रखना है। एक हमने देखा था लोकल एरिया नेटवर्क, एक हमने देखा WAN वाइड एरिया नेटवर्क, एक आपका MAN भी होता है यानी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भी आपका होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है इसका प्राथमिक कार्य आपका क्या हो जाएगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करना। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और कस्टम एनिमेशन में क्या अंतर है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। स्लाइड ट्रांजिशन एक आपकी होती है, एक आपका कस्टम एनिमेशन होता है। एनिमेशन में तो आपका एनिमेशन किया जाता है
और स्लाइड ट्रांजिशन आपकी क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के प्रभाव को नियंत्रित करता है। तो एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो जाने का जो प्रभाव होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो ये आपका ट्रांजिशन करता है, ठीक है। जबकि एनिमेशन एक स्लाइड के भीतर ऑब्जेक्ट की गति को नियंत्रित करता है, यानी एनिमेशन तो जो ऑब्जेक्ट की गति है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। जबकि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाने का जो प्रभाव है वो आपका ट्रांजिशन कहलाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है। तो क्यूआर कोड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो क्विक रेस्पॉन्स कोड यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्यूआर कोड का क्विक रेस्पॉन्स कोड। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, तो टोनर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर जो होता है यह आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, और यहाँ पर टोनर का उपयोग किया जाता है जो कि एक सूखा पाउडर होता है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रक्रिया के माध्यम से कागज़ पर चिपक जाता है और गर्मी के उपयोग से स्थायी रूप से जुड़ जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर आपका बनता है। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा क्या उपयोग है। तो मेल मर्ज सुविधा का क्या उपयोग है, तो एक साथ कई लोगों को व्यक्तिगत पत्र या ईमेल भेजना। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किए गए सुरक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है। यह आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो इस सवाल को आप याद रखना। ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में अधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किए जाने वाले सुरक्षा प्रणाली को फायरवॉल कहा जाता है। याद रखना इस सवाल को, क्या कहा जाएगा, फायरवॉल कहा जाएगा, ठीक है। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, आप तो इतना याद रखना, फायरवॉल जो है ये एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। आगे देखिए, USB का पूर्ण रूप क्या है। तो USB जो होती है इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यहाँ पर आपका सही होगा, ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट है। कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रक्रिया में कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले चलता है। तो कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रक्रिया जो होती है इसमें कौन सा प्रोग्राम आपका सबसे पहले चलता है, ये आपको बताना है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका सबसे पहले चलता है, ठीक है, जो कि आपका रोम में संग्रहित होता है। अगला सवाल देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है और जानकारी एकत्र करता है क्या कहलाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उनकी गतिविधियों को ट्रैक करता है और जानकारी एकत्र करता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका स्पाईवेयर कहलाएगा, और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछा जाए जो कि उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करे और जानकारी एकत्र करे, तो इसे क्या कहा जाएगा, स्पाईवेयर कहा जाएगा। और स्पाईवेयर भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। स्पाईवेयर एक प्रकार का क्या है, मेलवेयर है, जो किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में उनकी जानकारी के बिना जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से कंप्यूटर पर गुप्त रूप से स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो मेलवेयर यानी वायरस हो गया है एक तरीके का। .pptx फाइल एक्सटेंशन किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, पावर पॉइंट से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। .pptx कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट या आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस की किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो एक आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। ई कॉमर्स में B2C का क्या अर्थ है। तो B2C का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पर हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे सेल कहा जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का जो समूह होता है ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका प्रोग्राम कहलाता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र आपका नहीं है। गूगल क्रोम जो है ये तो आपका एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल आपका सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स यहाँ पर दिया गया है। फेसबुक जो है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। सी यहाँ पर आपका गलत हो गया। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आपका एज हो गया, ये आपके क्या है, वेब ब्राउज़र है। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। तो CPU की गति को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा, क्लॉक स्पीड, कैश मेमोरी का आकार, कोर की संख्या, उपरोक्त सभी। तो CPU की गति को क्लॉक स्पीड, मेमोरी का आकार, कैश मेमोरी का आकार, कोर की संख्या सभी प्रभावित करती है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। CPU का प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, कैश मेमोरी का आकार, बड़ी कैश बेहतर होती है, कोर की संख्या, अधिक कोर एक साथ अधिक कार्य कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है
CPU को प्रभावित करते हैं। MS वर्ड में किसी शब्द के समानार्थक शब्द खोजने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो अगर पर्यायवाची आपको खोजना है यानी समानार्थक शब्द आपको खोजना है तो थिसारस कमांड आपको यूज में ली जाती है, यानी थिसारस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिनोनिम को ढूंढने के लिए। तो इसको इसी से याद रखना। इस जो पर्यायवाची होते हैं उन्हें हम सिनोनिम बोलते हैं। और इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो शिफ्ट प्लस आपकी जो होती है, यहाँ पर देखिए आप, शिफ्ट प्लस F7 जो है वो इसकी थिसारस की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो ये भी आप याद रखना, ये भी आपकी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। शिफ्ट प्लस F7 जो है ये थिसारस की शॉर्टकट कुंजी होती है, जो कि समानार्थक शब्द ढूंढने में यूज में ली जाती है। कंप्यूटर के संदर्भ में फर्मवेयर क्या है? तो फर्मवेयर जो है ये आपका क्या हो जाएगा? हार्डवेयर में स्थायी रूप से एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में स्थायी रूप से एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो है ये आपका फर्मवेयर हो जाएगा। फर्मवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर डिवाइस की रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में स्थायी रूप से संग्रहित होता है। यह उस डिवाइस के लिए निम्न स्तरीय नियंत्रण प्रदान करता है, जैसे कंप्यूटर का BIOS, ठीक है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। ये सवाल जो है ये RSM SSB के द्वारा पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण सवाल है। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसी फाइल या फोल्डर का अगर नाम बदलना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग में लिया जाता है? तो यहाँ पर F2 शॉर्टकट कुंजी का ही यूज में लिया जाता है। यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? F2। और सेल को एडिट करने के लिए भी आपके F2 जो शॉर्टकट कुंजी है उसका यूज में लिया जाता है। IP एड्रेस का क्या कार्य है? तो IP का मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या कार्य हो जाएगा? नेटवर्क पर डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करना। P यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, MS पावरपॉइंट में सभी स्लाइड्स पर एक समान डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो MS पावरपॉइंट में सभी स्लाइड पर एक समान अगर आपको डिजाइन बनानी है और लेआउट लागू करना है सभी स्लाइड्स पर यानी पूरी PPT पर लागू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर स्लाइड मास्टर का प्रयोग लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। स्लाइड मास्टर को यूज में लिया जाएगा। स्लाइड मास्टर एक विशेष प्रकार का स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन में अन्य सभी स्लाइड के स्वरूपण को नियंत्रित करता है। स्लाइड मास्टर में किया गया कोई भी परिवर्तन पूरी प्रेजेंटेशन में लागू हो जाता है। तो स्लाइड मास्टर याद रखना। कंप्यूटर कीबोर्ड में कौन सी कुंजी एक संशोधक कुंजी यानी मॉडिफायर कुंजी नहीं है? तो 3 प्रकार की आपकी मॉडिफायर कुंजी है। एक तो आपकी शिफ्ट होती है, कंट्रोल होती है, ऑल्ट होती है। एंटर जो है ये आपकी मॉडिफायर कुंजी नहीं है, तो D यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट जो है ये आपकी मॉडिफायर कुंजी में आती है, यानी संशोधित कुंजी ने कहा जाता है। SWA-YAM पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म देखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी सभी के लिए मुक्त ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करना। C यहाँ पर आपका सही होगा। कक्षा 9 से लेके स्नातक तक सभी के लिए मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोवाइड करना जो स्वयं है इसका उद्देश्य है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में IC का उपयोग शुरू हुआ, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में आपका शुरू हुआ है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरी पीढ़ी में आपका IC का प्रयोग शुरू हुआ था, ठीक है। पहली पीढ़ी में तो आपका वैक्यूम ट्यूब था। दूसरी पीढ़ी में आपका क्या था दोस्तों? दूसरी पीढ़ी में क्या था? तो एक बार आप कमेंट करके बताना। पहली पीढ़ी में तो आपका क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी में आपका क्या हो जाएगा? IC हो जाएगा। चौथी पीढ़ी में आपका क्या हो जाएगा? तो VLSI यहाँ पर हो जाएगा। और पाँचवीं पीढ़ी में आपका ULSI यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का पूछा गया है, तो यहाँ पर तीसरी पीढ़ी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी आपकी हो जाएगी 1965 से लेकर 1971 तक, ठीक है। हार्ड डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करके कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने वाली यूटिलिटी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने वाली यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? तो इसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहा जाता है। B यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो UPI का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर होगा। A यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में एक चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको चार्ट बनाना है तो यहाँ पर F11 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग में लिया जाता है। D यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। एक वेबसाइट के डोमेन नाम में .edu क्या दर्शाता है? तो .education ये आपका क्या दर्शाएगा? तो एक शैक्षणिक संस्थान को दर्शाता है। C यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तित करता है? तो मॉडेम मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में, जिसे तो
मॉडिफिकेशन आपका कहा जाता है। और फिर जो आपका एनालॉग से डिजिटल में बदलेगा तो इसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो ये आपका कौन करता है? मॉडेम करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, MS वर्ड में दस्तावेज की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दस्तावेज की शुरुआत में अगर आपको जाना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग में लिया जाएगा? कंट्रोल प्लस होम को यहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा। अगर आप केवल होम कुंजी को यूज़ में लेते हो तो आप जिस लाइन में हो उस लाइन की शुरुआत में आप चले जाते हो, लेकिन आप कंट्रोल प्लस होम को यूज़ में लोगे तो आप जिस लाइन में हो उस लाइन में ना जाकर आप जो पहली लाइन है उसकी शुरुआत में आप चले जाओगे, अगर कंट्रोल प्लस होम को आप यूज़ में लोगे। और केवल होम को यूज़ में लोगे तो जिस लाइन में आप हो उसकी स्टार्टिंग में आप जाते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है? तो बग का अर्थ क्या हो जाएगा? बग का अर्थ हो जाएगा प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, एक त्रुटि जो है यही आपकी बग कहलाती है। और जो त्रुटि को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी डीबगिंग कहलाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किस उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम की आवश्यकता होती है, माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है, इसके अलावा आपके इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रिंटर की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। SSD का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो ये भी आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। SSD की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ये एक नई पीढ़ी का स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह पारंपरिक हार्ड डिस्क डिवाइस HDD की तुलना में बहुत तेज और अधिक टिकाऊ होता है, यानी HDD से अधिक तेज ये होता है। तो अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले रजिस्टर आता है, फिर आपका कैश मेमोरी आती है, फिर आपकी SD आती है, फिर आपकी HDD आती है। ये क्रम आपका जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया था। कौन सी तकनीक आपको किसी अन्य कंप्यूटर को दूर से एक्सेस करने और नियंत्रित करने की अनुमति देती है? तो दूर से आपको एक्सेस करना है और दूर से ही आपको नियंत्रित करने की अनुमति देती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पर हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका सही होगा। तो कंप्यूटर को दूर से एक्सेस करना है और नियंत्रित करने की अनुमति आपका रिमोट डेस्कटॉप देता है। अगला सवाल है, MS एक्सेल में वर्तमान तिथि डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग में लिया जाता है? तो वर्तमान यानी करंट डेट अगर आपको डालनी है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पर यूज़ में ली जाती है? तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। देखिए सेमीकोलन आपका कौन सा वाला होता है? ये वाला होता है। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, और अगर आपको वर्तमान समय भी डालना है तो समय डालने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका सेमीकोलन यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पर तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से काम चल जाएगा डेट के लिए, और टाइम के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन आपको लिखना पड़ेगा, इससे आपका काम बनेगा अगर आपको समय भी डालना है। DNS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो DNS का पूर्ण रूप आपका डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, एक ट्रोजन हाउस क्या है? तो एक ट्रोजन हाउस जो होता है ये आपका क्या होता है? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक वेब सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न एक प्रकार का मेलवेयर ये आपका होता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। वेब सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न एक प्रकार का मेलवेयर ये होता है, और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझ लीजिए आप। ट्रोजन हॉर्स जो होता है एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर है जो वैध दिखता तो है लेकिन वास्तव में उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकता है। यह खुद को दोहराता नहीं है बल्कि उपयोगकर्ता द्वारा इसे निष्पादित करने पर भी निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? तो MS वर्ड में अगर गटर मार्जिन की बात की जाए तो बाइंडिंग करने के लिए जो खाली स्थान छोड़ा जाता है, आपका ये पेज है, पेज में जो यहाँ पर बाइंडिंग की जाती है उसके लिए जो खाली स्थान यहाँ पर छोड़ा जाएगा उसे ही आपके गटर मार्जिन कहा जाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो बाइनरी संख्या प्रणाली जो होती है इसमें 0 और 1 आपका आता है। ठीक है, बाइनरी संख्या प्रणाली जो होती है इसमें 0 और 1 आता है, यानी इसका आधार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार 2 होता है क्योंकि यह केवल 2 अंकों का उपयोग करती है, 0 और 1 का। ठीक है, दशमलव प्रणाली अगर आपसे पूछी जाए तो इसका आधार 10 होता है। ऑक्टल प्रणाली का आधार 8 होता है। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार 16 होता है। एक बार एग्जाम में ऑक्टल प्रणाली का आधार भी पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है जिस पर CPU, रैम, अन्य सभी घटक लगे होते हैं? यानी जो सबसे मेन आपका सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU भी होता है, रैम भी होता है और अन्य सभी घटक होते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। मदरबोर्ड आपका एक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में H2O जैसे सूत्र में अंक 2 को लिखने के लिए, यानी H2O इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये 2 लिखने के लिए किस फॉर्मेटिंग विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? तो सब स्क्रिप्ट का यहाँ पर प्रयोग में लिया जाएगा। अब आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताना दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो है, इनकी शॉर्टकट कुंजी जो है वो एक बार आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वह कंपनी जो व्यक्तियों और संगठनों को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है क्या कहलाती है? तो वह कंपनी जो व्यक्तियों और संगठनों को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या कहलाएगी भैया? ये आपकी ISP कहलाएगी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये कहलाएगी। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ISP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाए तो याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में जब वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं तो कुछ पंक्तियों या स्तंभों को दृश्यमान रखने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो किस सुविधा का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए आप, जैसे ये एक पेज है, अब यहाँ पर ये आपकी रोज़ बनी हुई है, ठीक है, ये आपके कॉलम बने हुए हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर के 2 रोज़ और 2 कॉलम ये जो है इनको आपको फ्रीज करना है। तो फ्रीज कर दोगे तो बाकी को आप स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन ये जो है ये आपके फ्रीज हो जाएंगे। तो ये किससे करोगे आप? फ्रीज पेन से ही करोगे, ठीक है। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, अवांछित और थोक में भेजे गए ईमेल जो अक्सर विज्ञापन होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। अवांछित और थोक में भेजे गए जो ईमेल होते हैं जो अक्सर आपके विज्ञापन होते हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे? तो ये आपके स्पैम कहलाते हैं। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल की क्या भूमिका है? तो ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया था, महत्वपूर्ण सवाल है। कर्नेल जो होता है इसकी क्या भूमिका होती है? तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय हिस्सा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये आपका होता है कर्नेल। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग होता है? तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कोई भी टेक्स्ट है, जैसे इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से उठाई और दूसरे टेक्स्ट पर मैंने अप्लाई कर दी, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए आपके फॉर्मेट पेंटर को यूज में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है। कीबोर्ड जो है ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो डी यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, VoIP का पूर्ण रूप क्या है? तो VoIP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पर हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये एक ऐसी तकनीक है इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल करने की अनुमति देती है। फुल फॉर्म इसकी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में जो आपका रिसाइकल बिन होता है, तो हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य इसका होता है। अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन कंट्रोल+डिलीट अगर आप करेंगे तो वो बिना रिसाइकिल बिन में जाकर परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो ये बात याद रखना आप। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को एक साथ छोटे थंबनेल के रूप में देखने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है? तो आपने कभी भी देखा होगा, पावर पॉइंट आप खोलना, इधर आपकी छोटी छोटी स्लाइड बनी हुई आती है, इधर आपकी बड़ी स्लाइड बनी हुई आती है। तो ये छोटी स्लाइड हम देखने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, देखो नाम में लिखा हुआ है शॉर्टर व्यू, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का यहाँ पर यूज में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करना। तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो होते हैं उनकी प्रामाणिकता और अखंडता जो होती है वो सुनिश्चित करना। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट आपके होते हैं? तो एक TB जो होता है इसमें कितनी GB आपकी होती है? एक TB में आपके लगभग 1024 गीगाबाइट यहाँ पर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1024 गीगाबाइट आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में यदि आप सेल A1 में 10 और B1 में 20 लिखते हैं और C1 में A1 × B1 सूत्र लगाते हैं तो C1 में क्या परिणाम आएगा? यानी A1 में तो आपने 10 लिख दिया, B1 में आपने 20 लिख दिया, अब C1 में आपने एक फॉर्मूला लगा दिया A1 × B1, तो 10 × 20 अगर आपने कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको फाइलों का आकार कम करने की अनुमति देता है ताकि उन्हें स्टोर करना और भेजना आसान हो जाए? तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप फाइलों का आकार कम करने की अनुमति देता है ताकि स्टोर करना और भेजना आसान हो जाए? तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, देखो कभी भी आपसे पूछा जाए कंप्रेशन जो फाइल होती है वो कैसी होती है आपकी, तो .zip में जो लिखी होगी या .rr में जो लिखी होगी, तो याद रखना .zip और .rar
तो ये फाइलें जो होती है ये आपकी कंप्रेस्ड फाइलें होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि WinZip, WinRAR, 7zip। अगला सवाल देखिए, BIOS किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित होता है? तो BIOS जो होता है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपके रोम में संग्रहित होता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या होता है? तो नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। तो नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है, यह आपका क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल यहाँ पर कहलाता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को दिया गया एक अद्वितीय भौतिक पता क्या कहलाता है? तो प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दिया गया एक अद्वितीय भौतिक पता जो होता है, फिजिकल एड्रेस, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका एक मैक एड्रेस कहलाता है। ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, इसको अलग से याद रखना आप। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को दिया गया जो आपका अद्वितीय भौतिक पता होता है, यह आपका क्या कहलाता है? मैक एड्रेस कहलाता है, ठीक है। यह 48 बिट का आपका होता है। 48 बिट का एक अद्वितीय पहचान करता है जो निर्माता द्वारा नेटवर्क हार्डवेयर को सौंपा जाता है। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो MS वर्ड में अगर पेज ब्रेक आपको डालना है तो Ctrl+Enter आप कर दीजिए, तो यहाँ पर पेज ब्रेक आपका डल जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, .pdf फाइल एक्सटेंशन का पूर्ण रूप क्या है? तो .pdf फाइल जो है इसका एक्सटेंशन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो पोर्टेड डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यहाँ पर हो जाएगा। तो ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फॉर्मेट याद रखना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये PDF की फुल फॉर्म आपकी होती है, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे देखिए, किसी वेब ब्राउज़र में कैश का क्या कार्य है? तो कैश का कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों के डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना ताकि वे भविष्य में तेजी से लोड हो सके। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, रैंसमवेयर किस प्रकार का एक मेलवेयर है? तो रैंसमवेयर जो है ये किस प्रकार का आपका एक मेलवेयर यहाँ पर हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यह उपयोगकर्ता की फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें वापस पाने के लिए फिरौती की मांग करता है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में सेल को मर्ज करने का क्या अर्थ होता है? तो अगर सेल को आपको मर्ज करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो दो या दो से अधिक जो सेलों को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाना जो है वही इसका अर्थ हो जाएगा, मर्ज करने का अर्थ। दो सेलों को आप मर्ज कर सकते हो। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा पर आधारित होती है? तो AI पर आधारित आपकी कौन सी पीढ़ी यहाँ पर हो जाएगी? तो 5वीं पीढ़ी जो है सबसे लास्ट वाली आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट का क्या अर्थ है? तो मॉनिटर जो होता है उसके रिफ्रेश रेट का क्या अर्थ होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट होता है, ये वह दर होती है जिस पर डिस्प्ले पर छवि प्रति सेकंड अपडेट होती है। तो वह दर होती है जिस पर छवि क्या होती है? प्रति सेकंड आपकी अपडेट होती है, यही आपकी रिफ्रेश रेट कहलाती है, ठीक है। MS वर्ड में दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देने वाले टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? तो शीर्ष पर जो दिखाई देने वाला टेक्स्ट होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे हेडर कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। और जो नीचे आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? वो फुटर कहलाता है। तो हेडर और फुटर आपके होते हैं पेज के अंतर्गत। विंडोज़ टास्क बार का मुख्य उपयोग क्या है? तो विंडोज़ टास्क बार जो होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य आपका होगा चल रहे प्रोग्रामों को दिखाना और उनके बीच स्विच करने की अनुमति देना। तो विंडोज़ टास्क बार जो होती है ये आपकी ऊपर साइड आती है टास्क बार। ये क्या करती है? जो भी प्रोग्राम, जो भी स्लाइड्स आपकी चल रही होती है तो वो यहाँ पर दिखाती है, यानी प्रोग्रामों को दिखाना और उनके बीच स्विच करने की अनुमति देना। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फोल्डर बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो एक नया फोल्डर अगर आपको बनाना है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? तो Ctrl+Shift+N यहाँ पर आपकी हो जाएगी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो फाइल एक्सप्लोरर और डेस्कटॉप पर Ctrl+Shift+N दबाने के तुरंत एक नया अनाम फोल्डर बन जाता है जिसका नाम आप बाद में चेंज कर सकते हैं। तो Ctrl+Shift+N जो है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी, Ctrl+Shift+N विंडोज़ के अंतर्गत। अगला सवाल है, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग करता है
जिससे सभी डिवाइस जुड़े होते हैं। अब ये भी थोड़ा सा अलग सा सवाल है, ज़्यादातर बच्चे इसमें बस टोपोलॉजी आंसर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टोपोलॉजी पूछी गई है एक केंद्रीय हब के रूप में या स्विच का उपयोग करता है जो सभी डिवाइस से जुड़े होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी कंप्यूटर और डिवाइसेज जो होती है वह एक केंद्रीय उपकरण से अलग अलग केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर एक केबल आपकी खराब भी हो जाएगी तो वही डिवाइस जो है वो प्रभावित होगी जो उस केबल से जुड़ी हुई है, यानी पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा। ब्लॉक शब्द किसका संक्षिप्त रूप है, तो ब्लॉक शब्द किसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा, तो वेब लो का संक्षिप्त रूप आपका ब्लॉक हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई वॉलेट का उदाहरण है, तो ई वॉलेट का उदाहरण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो पेटीएम जो है ये आपका ई वॉलेट का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल है, ई पाठशाला क्या है जिसे एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया ई पाठशाला का इसका क्या मतलब है, तो सभी शैक्षणिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो आदि को प्रदर्शित करने और प्रसारित करने के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप हो जाएगा आपका ई पाठशाला। कंप्यूटर की शब्दावली में अपलोडिंग का क्या अर्थ है, तो अपलोडिंग अभी हमने देखा था, अपलोडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अपलोडिंग का मतलब हो जाएगा इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर डेटा कॉपी करना, तो ये तो डाउनलोडिंग आपका हो गया। अपने स्थानीय कंप्यूटर से इंटरनेट पर एक सर्वर पर डेटा भेजना, ये आपका अपलोडिंग हो जाएगा, जबकि ये वाला क्या है आपका डाउनलोडिंग है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने से क्या होता है, तो एमएस वर्ड में अगर टेक्स्ट को हम जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई करने से क्या होगा, टेक्स्ट बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ समान रूप से संरेखित होता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। तो टेक्स्ट जो होता है वो बाएं और दाएं दोनों मार्जिन से समान रूप से संरेखित होता है। कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम किस ड्राइव से लोड होता है, तो कंप्यूटर जब चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस ड्राइव से लोड होता है, ये आपसे पूछा गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ये आपका हो जाएगा हार्ड ड्राइव या एसएसडी, बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। हार्ड ड्राइव और एसएसडी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है जो विंडोज़ में एक फाइल सिस्टम है। तो एनटीएफएस जो होता है इसका पूर्ण रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका पूर्ण रूप होगा। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है ये इसका पूर्ण रूप यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था वर्तमान अगर बोला जाए तो फिर शिफ्ट प्लस F5 आप यूज़ में लोगे, लेकिन अगर आपसे वर्तमान नहीं बोला जाए तब आप F5 आंसर करोगे, क्योंकि F5 कुंजी अगर आप यूज़ में लोगे तो पहली स्लाइड से शुरू हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट प्लस F5 अगर आप यूज़ में लोगे तो वर्तमान स्लाइड से ही आपका शुरू होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से क्या तात्पर्य है, तो IoT के बारे में कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो ये याद रखना, भौतिक उपकरणों, वाहनों और अन्य वस्तुओं का एक नेटवर्क जिसमें सेंसर और सॉफ्टवेयर होते हैं जो उन्हें इंटरनेट पर डेटा कनेक्ट करने और आदान प्रदान करने की अनुमति देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अगर आपको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसे सॉर्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, सॉर्टिंग आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, कौन सा इनपुट डिवाइस हस्तलिखित टेक्स्ट और ग्राफिक्स को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस जो होता है वो हस्तलिखित टेक्स्ट और ग्राफिक्स को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट जो होता है ये आपके हस्तलिखित जो टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स जो होते हैं उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए जो भी आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, यानी बाहर से जो जुड़े हुए डिवाइसेस होते हैं, कोई भी बाहरी डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़ता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। और ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पर, कंप्यूटर को हैकर और अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर को हैकर या अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, तो इसे ऑथेंटिफिकेशन कहा जाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका किस प्रकार का प्रिंटर हो जाएगा, तो ये आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर स्याही रिबन से टकराकर वर्ण बनाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस श्रेणी में आते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला सवाल है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या थी
जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को संभव बनाया। तो चौथी पीढ़ी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो फोर्थ पीढ़ी में आपके क्या यूज़ में लिए गए थे? पहली पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आपके दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर यूज़ में लिए गए थे। और यहाँ पर जो टेक्निक थी आपकी वो VLSI टेक्निक थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, विंडोज में किसी विंडो को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज में किसी विंडो को बंद करने के लिए किस प्रकार की शॉर्टकट कुंजी को यूज़ में लिया जाता है? तो यहाँ पर Alt+F4 को यूज़ में लिया जाता है। और अगर आपको करंट को बंद करना है, जो स्लाइड चल रही है अगर उसको ही शट डाउन करना है, तो फिर Ctrl+W या Ctrl+F4 को यूज़ में लिया जाता है। लेकिन आपको पूर्ण तरीके से बंद करना है तो Alt+F4 यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज किसके उदाहरण हैं? तो गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कैप्चा जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैप्चा आपने काफ़ी बार यूज़ में लिया होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? यह सत्यापित करना कि उपयोगकर्ता एक इंसान है, न कि एक स्वचालित रोबोट। तो इस तरीके से यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करता है और डेटा पढ़ने और लिखने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करता है? तो ऐसा कौन सा आपका स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग करता है? तो ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग करेगा और डेटा पढ़ने और लिखने के लिए बीम का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी टेक्निक आपकी हो जाएगी? कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ पर होगा। सी बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में एक फॉर्मूला जो किसी शर्त के आधार पर एक मान लौटाता है और यदि शर्त पूरी नहीं होती है तो दूसरा मान लौटाता है, वह कौन सा है? तो यहाँ पर ये पूछा गया आपसे, जैसे हमने कोई फॉर्मूला टाइप किया, तो कोई फॉर्मूला हमने टाइप किया तो एक शर्त अगर पूरी हो जाती है तो वो अलग मान लौटाएगा और अगर शर्त पूरी नहीं होती है तो वो दूसरा मान लौटाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा फॉर्मूला आपका होगा? इफ़ फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, यानी कंडीशन लग गई उसमें यदि वाली, इफ़ यानी यदि वाली कंडीशन उसमें लग जाएगी। ठीक है, ऐसा सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। वहाँ पर दो कंडीशन लगती है आपकी, एक तो सत्य वाली और एक फॉल्स वाली। तो ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन यहाँ पर लगती है। अगर ट्रू होगा तो अलग मान निकल के आएगा, फॉल्स होगा तो अलग मान निकल के आएगा। इस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। कंप्यूटर डिस्प्ले के रेजुलेशन से क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर डिस्प्ले जो होती है इसके रेजुलेशन से क्या तात्पर्य है? रेजुलेशन जो होता है स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल्स की संख्या होती है, चौड़ाई और ऊंचाई में इनको काउंट किया जाता है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो रेजुलेशन क्या हो जाएगी? पिक्सल्स की संख्या हो जाएगी। पिक्सल से मिलकर ही आपके रेजुलेशन बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के सभी घटकों को बिजली की आपूर्ति करने वाला उपकरण कौन सा है जो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करता है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। कंप्यूटर के सभी घटकों को बिजली की आपूर्ति करने वाला ऐसा कौन सा उपकरण है जो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? SMPS यहाँ पर हो जाएगा, यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यहाँ पर आपका राइट होगा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो याद रखना, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला सवाल देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को खरीदने से पहले एक निश्चित परीक्षण अवधि के लिए मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? तो कुछ टाइम के लिए मुफ्त में आप उसे यूज़ में ले सकते हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ समय तक आप इसे मुफ्त यूज़ में ले सकते हो, जैसे इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब आपको शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाएगा? तो चेंज केस का यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगर आपको केस बदलना है, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, इस टाइप से। इंटरनेट पर एक निजी नेटवर्क का विस्तार करने और उपयोगकर्ता को सुरक्षित रूप से डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देने वाली तकनीक क्या कहलाती है? तो निजी नेटवर्क। तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको, निजी नेटवर्क ध्यान रखना है। कभी भी आपसे निजी नेटवर्क पूछा जाए तो सवाल में PN देख लेना। PN आपको एक ही जगह लिखा हुआ मिलेगा, पर्सनल नेटवर्क। तो VPN का यहाँ पर प्रयोग में लिया जाएगा। ठीक है, PN का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पर हो जाएगा, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल में किसी सेल में केवल एक निश्चित प्रकार के डेटा, जैसे केवल संख्याएं या एक विशिष्ट सूची से आइटम के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किया जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ऑनलाइन खातों को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड के अलावा एक अतिरिक्त सुरक्षा परत, जैसे कि मोबाइल पर भेजा गया कोड, क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपसे पूछा गया है।
तो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इसे कहा जाता है, 2FA इसे कहा जाता है। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से बैंकों में चेकों पर छपे विशेष चुंबकीय स्याही वाले वर्णों को पढ़ने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो बैंकों में जब आप चेक जमा कराते हो तो चेक के ऊपर एक स्याही वाला एक कोड लिखा रहता है, तो वो कौन सा किस तरीके से आपका होता है? तो MICR उसे कहा जाता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा, MICR इसे कहा जाएगा। ठीक है, तो बैंकों में चेकों पर छपे विशेष चुंबकीय स्याही वाले वर्णों को पढ़ने के लिए MICR का यहाँ पर प्रयोग लिया जाएगा। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया के सचित्र निरूपण को क्या कहा जाता है? तो सचित्र निरूपण को क्या कहा जाएगा? तो इन्हें फ्लो चार्ट यहाँ पर कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल अगर आपको भेजना है तो किस प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को प्रयोग में लिया जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP3 और IMAP ये प्रोटोकॉल जो होते हैं ये भी आपके ईमेल से ही संबंधित है। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी यूटिलिटी उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर को पहले की किसी तिथि की स्थिति में वापस लाने की अनुमति देती है ताकि सिस्टम समस्याओं को ठीक किया जा सके? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी यूटिलिटी उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर के पहले की किसी तिथि की स्थिति में वापस लाने की अनुमति देती है ताकि सिस्टम की समस्याओं को ठीक किया जा सके? तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम रिस्टोर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, MS पावरपॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन में वीडियो या ऑडियो फाइल जोड़ने के लिए किस टैब का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर इंसर्ट टैब का प्रयोग में लिया जाएगा। तो इंसर्ट टैब को यूज़ में लिया जाता है प्रेजेंटेशन में। अगर आपको कोई भी वस्तु ऐड करनी है तो यहाँ पर इंसर्ट टैब को यूज़ में लिया जाता है। राजस्थान सरकार की कौन सी पहल नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक यूज़र ID और पासवर्ड प्रदान करती है? तो एक यूज़र ID और पासवर्ड SSO ID हो जाएगी। सी यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे पोर्टल आपके मिल जाएंगे आपको SSO ID पर। विंडोज़ के पुराने संस्करणों और अन्य उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक फाइल सिस्टम कौन सा है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है, विंडोज़ में जो पुराने संस्करण होते थे और अन्य उपकरणों में व्यापक रूप से जो प्रयोग में लिया जाता था, ये फाइल सिस्टम आपका कौन सा था? NTFS जो है ये तो आधुनिक वाला है। NTFS जो है ये तो आधुनिक वाला है आपका। यहाँ पर पुराना वाला पूछा गया है, तो पुराना वाला आपका क्या हो जाएगा? FAT32 यहाँ पर हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो फाइल एलोकेशन टेबल यहाँ पर होगा। FAT32 यहाँ पर हो जाएगा पुराना वाला। और आधुनिक वाला पूछा जाए तो आधुनिक फाइल सिस्टम आपका NTFS वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, MS वर्ड में कौन सी सुविधा संपादकों को मूल टेक्स्ट को बदले बिना दस्तावेज में परिवर्तन करने और टिप्पणियाँ जोड़ने की अनुमति देती है? तो सुविधा संपादकों के मूल टेक्स्ट को बदले बिना दस्तावेज में परिवर्तन करने और आपके टिप्पणियाँ जोड़ने की अनुमति देती है। तो ये आपके ट्रैक चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, कौन सा नेटवर्क डिवाइस आने वाले डेटा पैकेट को केवल इच्छित गंतव्य डिवाइस पर भेजता है जबकि एक हब इसे जुड़े डिवाइसों पर भेजता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस आने वाले डेटा पैकेट को केवल इच्छित गंतव्य डिवाइस पर भेजता है जबकि एक हब इसे सभी जुड़े डिवाइसों पर भेजता है? तो ये आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो ये स्विच यहाँ पर होगा। सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो एक नेटवर्क स्विच जो होता है एक बुद्धिमान उपकरण होता है। मैक एड्रेस का उपयोग करके ये पहचानता है कि कौन सा डिवाइस किस पोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो स्विच यहाँ पर आपका सही होगा। आधुनिक LCD और LED मॉनिटर में उपयोग होने वाली तकनीक क्या है जो बेहतर रंग और व्यापक देखने के कोण प्रदान करती है? तो बेहतर रंग और व्यापक देखने के कोण आपको प्रदान करेगी, ये कौन सी हो जाएगी? आपकी IPS यहाँ पर हो जाएगी। IPS की फुल फॉर्म हो जाएगी इन प्लेन आपकी स्विचिंग। अगला सवाल है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को निष्पादित करने से पहले प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर जो होता है ये क्या करता है? जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसको क्या करता है? ये मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, कंपाइलर तो एक साथ परिवर्तित कर देता है, इंटरप्रेटर जो होता है ये स्टेप बाय स्टेप परिवर्तित करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, MS एक्सेल में सेल की एक रेंज में डेटा के पैटर्न को जल्दी से भरने या विस्तारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे काले वर्ग को क्या कहते हैं? तो छोटे काले वर्ग को फिल हैंडल यहाँ पर कहा जाता है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। तो एक रेंज में डेटा के पैटर्न को जल्दी से भरना विस्तारित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है आपका फिल हैंडल। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए सेट किया जाता है ये क्या कहलाता है आपका?
तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए सेट किया जाता है, तो इसे कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सा उपकरण है जो सीधे स्क्रीन पर स्पर्श करके इनपुट देने की अनुमति देता है? तो स्क्रीन पर स्पर्श करके इनपुट देने की अनुमति देता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? टच स्क्रीन यहाँ पर हो जाएगा। टच स्क्रीन एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो आपको सीधे इनपुट देने का काम करती है। कंप्यूटर शब्दावली में ड्राइवर का क्या मतलब है? तो ड्राइवर जो हो जाएगा, इसका मतलब कंप्यूटर शब्दावली में क्या हो जाएगा? तो एक सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी हार्डवेयर डिवाइस के साथ संचार करने की अनुमति देता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी हार्डवेयर के साथ संचार करने की अनुमति देता है, यही आपका कंप्यूटर में ड्राइवर कहलाता है। डिजिटल दुनिया में आपके द्वारा छोड़ी गई जानकारी के निशान को क्या कहा जाता है? तो अपने द्वारा अगर कोई जानकारी छोड़ी जाती है तो उसे डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। MS वर्ड में किसी दस्तावेज के लेआउट और दिखावट को बदलने के लिए, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, आकार, किस टेप का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको मार्जिन बदलना है, ओरिएंटेशन बदलना है, आकार बदलना है, तो यहाँ पर लेआउट टेप का आपको प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे कि ओरिएंटेशन आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आपका पोर्ट्रेट हो गया, एक आपका लैंडस्केप हो गया। इनको बदलना है तो लेआउट टेप का यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। अगला सवाल है, यूनिकोड क्या है? तो यूनिकोड क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो यूनिकोड एक कंप्यूटिंग उद्योग मानक है जो दुनिया की लगभग सभी लेखन प्रणालियों के टेक्स्ट को सुसंगत एनकोडिंग, प्रतिनिधित्व और हैंडलिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय वन एनकोडिंग मानक यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। थर्मल प्रिंटर जो आमतौर पर रसीदों और लेबल को प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, किस प्रकार की प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं? तो थर्मल प्रिंटर जो होते हैं ये किस प्रकार की तकनीक का यहाँ पर प्रयोग में करते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके आते हैं थर्मल प्रिंटर। यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही होगा। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेंज में उन सेलों की संख्या की गणना करता है जो किसी दी गई शर्त को पूरा करते हैं? तो दी गई शर्त को पूरा करते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन जो है वो यहाँ पर यूज में लिया जाता है? काउंट, काउंटा या काउंट इफ या फिर आपका सम इफ। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काउंट इफ यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्लाउड स्टोरेज सेवा गूगल ड्राइव किसकी पेशकश है? तो गूगल ड्राइव जो है ये किसकी पेशकश हो जाएगी? आपकी गूगल की पेशकश हो जाएगी। कंप्यूटर के CMOS चिप को पावर कौन प्रदान करता है? तो CMOS चिप होती है, इसको पावर कौन प्रदान करता है ताकि BIOS सेटिंग्स और सिस्टम समय बिजली बंद होने पर भी बना रहे? तो ये CMOS बैटरी प्रदान करती है। अगला सवाल देखिए, MS पावर पॉइंट में एक ही ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक एनिमेशन प्रभाव जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो एक से अधिक अगर आपको एनिमेशन जोड़ने हैं MS पावर पॉइंट के अंतर्गत तो ऐड एनिमेशन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम क्या होता है? किसी समस्या को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित चरण दर चरण निर्देशों का एक सेट जो होता है वही आपका एल्गोरिथम कहलाता है। सी यहाँ पर सही होगा। इंटरनेट पर वेब पेजों को देखने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपको वेब पेज देखने हैं तो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर प्रयोग में लिया जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर किसको यूज़ में लिया जाता है? वेब ब्राउज़र को यूज़ में लिया जाता है। एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र आपका सही होगा। MS वर्ड में दस्तावेज को प्रिंट करने पर वो कैसा दिखाई देगा यह देखने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू कमांड भी आपकी होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रिंट लेआउट व्यू यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो IPv4 यहाँ पर पूछा गया है। तो IPv4 में आपके कितने बिट होते हैं? तो इसमें तो आपके 32 बिट होते हैं। बी यहाँ पर आपका सही होगा। एक आपका होता है IPv6, एक आपका होता है IPv8 भी आपका होता है। तो इनका भी बिट आप एक बार कॉमेंट करके बताना। IPv4 में तो आपका 32 बिट होता है। अगला सवाल है, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट प्रकार समय के साथ रुझानों को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये कौन सा चार्ट हो जाएगा? आपका पाई चार्ट हो जाएगा। समय के साथ रुझानों को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त आपका कौन सा है? तो ये आपका कौन सा चार्ट होगा? सॉरी, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? लाइन चार्ट यहाँ पर होगा। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट प्रकार समय के साथ रुझानों को दिखाने में सबसे उपयुक्त है? तो लाइन चार्ट जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डिजी लॉकर क्या है? तो डिजी लॉकर जो होता है ये आपका क्या होता है? तो एक क्लाउड आधारित स्टोरेज सेवा जहां भारतीय नागरिक अपने आधिकारिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित और साझा करते हैं। तो ये आपका एक डिजी लॉकर हो जाएगा।
अगला सवाल है, कंप्यूटर की घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक की गति किससे में मापी जाती है? तो सिस्टम क्लॉक की जो गति होती है ये किस में मापी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी किस में मापी जाएगी? बाइट्स में तो नहीं मापी जाएगी, डॉट पर इंच में भी ये आपकी नहीं मापी जाएगी, पिक्सल में भी नहीं मापी जाएगी, ये आपकी किस में मापी जाएगी? मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में ये मापी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रिंटर की गति, प्रिंटर का जो प्रिंट होता है वो मापा जाता है पर डॉट पर इंच में। कौन सा इनपुट डिवाइस ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कौन करता है? तो ये आपका माइक्रोफोन यहाँ पर करेगा। सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल पते का प्रारूप है? तो वैध ईमेल कैसा हो जाएगा आपको पता है, सबसे पहले आपका यूज़र का नाम आएगा, फिर @ आएगा, फिर यहाँ पर जो भी आपका लिखा हुआ आ जाएगा .com यहाँ पर आ जाएगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ईमेल के जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो तो क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, स्थानीय भाग हो जाएगा, उपयोगकर्ता का नाम आ जाएगा, फिर एक आपका @ प्रतीक आ जाएगा, तो ये प्रतीक को भी काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद आपका डोमेन नेम आता है, तो ये बाद वाला जो है ये आपका क्या कहलाता है? ये डोमेन नेम आपका कहलाता है, और ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स में पिक्सल से बनी छवियों को क्या कहा जाता है? तो पिक्सल से बनी जो छवियाँ होती है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रास्टर ग्राफिक्स कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। MS वर्ड में इंडेंट का क्या उपयोग है? तो इंडेंट जो होता है उसका क्या उपयोग है? तो इंडेंट जो होता है ये पैराग्राफ को मार्जिन से दूर या पास ले जाने के लिए होता है। इंडेंट हमको सेट करना पड़ता है, तो इंडेंट हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना दूर हमको रखना है। तो ये एक प्रकार पैराग्राफ में मार्जिन से दूर रखने के लिए या पास ले जाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, किसी प्रोग्राम या कोड का वह हिस्सा जो खुद को दोहराता है और फैलता है उसे क्या कहते हैं? तो खुद को दोहराता है और फैलता है इसे क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। इसे वर्म कहा जाता है। तो कंप्यूटर वर्म एक स्टैंड अलोन मेलवेयर प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है ताकि अन्य कंप्यूटरों में फैल सके। तो वर्म यहाँ पर आपका सही होगा। MS एक्सेल में एक बहुत बड़े डेटा सेट का सारांश, विश्लेषण और अन्वेषण करने के लिए किस इंटरलेटिव टूल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस इंटरलेटिव टूल का उपयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पिवट टेबल का प्रयोग में लिया जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। पिवट टेबल एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको बड़े डेटा सेट से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने और उसका सारांश बनाने की अनुमति देता है। आगे देखिए, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI तकनीक पर आधारित है? तो ये आपकी चौथी पीढ़ी हो जाएगी। 5वीं आपकी ULSI पर आधारित है। थर्ड आपकी किस पर आधारित थी? IC पर आधारित थी। ठीक है, दूसरी आपकी माइक्रो प्रोसेसर वाली थी। दूसरी आपकी कौन सी थी? तो दूसरी आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, यदि आप एक वेबसाइट को बार बार देखते हैं तो वेब ब्राउज़र में उसे जल्दी से एक्सेस करने के लिए सहेजने की सुविधा क्या कहलाती है? तो यदि आप एक वेबसाइट को बार बार देख रहे हैं तो वेब ब्राउज़र में उसे जल्दी एक्सेस करने के लिए सेव करने की जो सुविधा होती है वो आपकी क्या कहलाती है? ये आपसे पूछा गया है। हिस्ट्री, डाउनलोड, बुकमार्क या कैश? तो ये बुकमार्क आपकी कहलाती है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये तो आपकी क्या कहलाती है? डीबगिंग यहाँ पर कहलाती है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, कौन सा चार्ट प्रकार एक संपूर्ण के हिस्सों के बीच आनुपातिक संबंध दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा चार्ट प्रकार एक संपूर्ण के हिस्सों के बीच आनुपातिक संबंध दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका कौन सा चार्ट हो जाएगा? पाई चार्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक संपूर्ण के हिस्सों के बीच आनुपातिक संबंध दिखाने के लिए आपका कौन सा उपयुक्त है? पाई चार्ट। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम। अगला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे तेज मेमोरी कौन सी हो जाएगी? आपकी रजिस्टर हो जाएगी। CPU रजिस्टर यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद आपकी कैश मेमोरी आती है, फिर उसके बाद आपकी HD आती है, फिर आपकी HDD आती है। तो वो क्रम भी आपको ध्यान रखना है। MS वर्ड में पूर्व डिजाइन किए गए दस्तावेजों जैसे रिज्यूम, ब्रोशर, पत्र जिन्हें आप अपनी जानकारी से भर सकते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? तो ये आपके टेम्पलेट्स कहलाते हैं। टेम्पलेट्स जो होते हैं ये बने बनाए होते हैं, इनमें थोड़ा बहुत चेंज करके आप अपना रिज्यूमे वगैरह ये बना सकते हैं। कंप्यूटर में किसी कार्य को पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए किस मानक कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सी शॉर्टकट की कुंजी यूज में ली जाती है? तो Ctrl+Z यहाँ पर यूज में ली जाएगी अंडू करने के लिए। और रीडू अगर आपको करना है तो रीडू करने के लिए कौन सी यूज में ली जाती है?
तो कंट्रोल प्लस वाई जो होती है ये रीडू करने के लिए होती है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी भी आपके एग्जाम में पूछी गई थी, हाइपर लिंक की कंट्रोल प्लस के यहाँ पर होती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और रिप्लेस करने की कंट्रोल प्लस एच यहाँ पर होती है। अगला सवाल देखिए, सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन से हैं जो सभी गणनाओं और नियंत्रण कार्यों को करते हैं? तो सीपीयू के दो घटक हो जाएंगे एएलयू और सीयू। एएलयू जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। सीयू आपका कंट्रोल यूनिट यहाँ पर हो जाएगा। एएलयू जो होता है ये अंकगणितीय तार्किक गणनाएं करता है। सीयू जो है ये सभी कार्यों को निर्देशित नियंत्रित करने का काम करता है। अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वह क्षमता जो एक ही समय में कई प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देती है, ये आपकी क्या कहलाती है? तो ये मल्टीटास्किंग कहलाती है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को कई लाइनों तक बड़ा और सजावटी बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो एक अक्षर को आप बहुत बड़ा लिख दो, फिर दूसरे अक्षर को आप छोटा लिख दो, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप कहा जाता है। और बाई डिफ़ॉल्ट ये 3 होता है और 10 तक ये जाता है, 10 लाइन तक ये चला जाता है। आगे देखिए, डेटा संचार के लिए सबसे तेज वायर्ड माध्यम कौन सा है जो प्रकाश के स्पंदनों का उपयोग करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिकल केबल यहाँ पर हो जाएगी। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, मेलवेयर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस वगैरह, स्पाईवेयर जो होते हैं ये आपके मेलवेयर कहलाते हैं। अगला सवाल है, एमएस एक्सेल में संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत एवरेज ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन को यूज में लिया जाएगा? तो एवरेज ज्ञात करना है तो इक्वल टू एवरेज शब्द को यहाँ पर यूज में लिया जाता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, बिजली कटौती की स्थिति में कंप्यूटर को कुछ समय के लिए बैटरी बैकअप पावर प्रदान करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो बैटरी बैकअप पावर प्रदान करने वाला उपकरण आपका कौन सा हो जाएगा? यूपीएस यहाँ पर हो जाएगा, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, इंटरनेट कनेक्शन की डेटा संचारित करने की क्षमता जिसे आमतौर पर एमबीपीएस और जीबीपीएस में मापा जाता है, ये आपकी क्या कहलाती है? तो इंटरनेट कनेक्शन की डेटा संचारित करने की जो क्षमता होती है जिसे एमबीपीएस और जीबीपीएस में मापा जाता है, ये बैंडविड्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंडविड्थ यहाँ पर कहलाती है। सी सही होगा। एमएस पावर पॉइंट में नोट्स पेन का क्या उपयोग है? तो नोट्स पेन जो होते हैं इनका उपयोग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। स्लाइड का क्रम बदलने के लिए, प्रेजेंटेशन के दौरान प्रस्तुतकर्ता के लिए निजी नोट्स या संकेत लिखने के लिए, या फिर आपके स्लाइड पर एनिमेशन जोड़ने के लिए, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए। तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही जाएगा। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रस्तुतकर्ता के लिए निजी नोट्स या संकेत लिखने के लिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई में किसी प्रोग्राम या फाइल का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी तस्वीर को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आइकन कहा जाता है जीयूआई के अंतर्गत। याद रखना, जीयूआई के अंतर्गत इसे क्या कहा जाएगा? आइकन कहा जाएगा। जानकारी को एक अपठनीय प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ताकि केवल अधिकृत पक्ष ही इसे पढ़ सके, यह आपकी क्या कहलाती है? तो ये एनक्रिप्शन यहाँ पर कहलाती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ की लाइनों के बीच लंबवत दूरी को समायोजित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ की लाइनों के बीच लंबवत दूरी को समायोजित करने के लिए किस विकल्प का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को यूज में लिया जाता है। सी यहाँ पर सही होगा। लाइन स्पेसिंग यहाँ पर यूज में ली जाती है। प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानता विशेष रूप से विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे डिजिटल डिवाइड यहाँ पर कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क प्रारूप डीवीडी की तुलना में अधिक स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है और हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ब्लू रे डिस्क यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ब्लू रे डिस्क जो है ये आपकी हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए प्रयोग में ली जाती है और इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है ये भी अधिक होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग आपकी कितनी होती है ये भी देखिए आप। ब्लू रे डिस्क का नाम नीले बैंगनी लेजर से लिया गया है जिसका उपयोग डेटा पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। यह एक मानक डीवीडी की तुलना में बहुत अधिक डेटा संग्रहित कर सकता है, जो इसे एचडी फिल्मों और बड़े डेटा बैकअप के लिए उपयोग में लिया जाता है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में एक तालिका में किसी मान को खोजने और उसी पंक्ति से संबंधित मान को दूसरे कॉलम में लौटाने के लिए किसी फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर वी लुकअप का प्रयोग किया जाता है। वर्टिकल लुकअप का यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, सॉफ्टवेयर के विकास के दौरान जारी किया गया एक प्रारंभिक संस्करण जिसे परीक्षण के लिए सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं को दिया जाता है, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये बीटा संस्करण यहाँ पर कहलाता है। अगला सवाल देखिए, वह प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता के
की स्ट्रोक्स को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है ताकि पासवर्ड व अन्य संवेदनशील जानकारियाँ चुराई जा सके। ये आपका क्या कहलाता है? तो ये की लॉगर यहाँ पर कहलाता है। ये क्या करता है? गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है ताकि पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारियाँ चुराई जा सके, की लॉगर। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट आपके क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशंस कहलाते हैं। कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो हाल ही में कॉपी या कट किए गए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, ये आपका क्या कहलाता है? तो अस्थायी रूप से संग्रहित जो करता है ये क्लिपबोर्ड यहाँ पर कहलाता है। सी सही होगा। कंट्रोल करने की जो कट करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+X आपकी होती है। कॉपी करने की Ctrl+C होती है और पेस्ट करने की Ctrl+V यहाँ पर होती है। तो सामग्री को यहाँ पर क्या करना है आपको? दस्तावेज की सभी सामग्री का चयन करने के लिए, तो सभी सामग्री का अगर आपको चयन करना है, यहाँ पर ये चयन लिखा हुआ है, तो सभी सामग्री का चयन अगर आपको करना है तो Ctrl+A यानी Ctrl+All का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो MOOC जो है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, वह हार्डवेयर पोर्ट जो आमतौर पर वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है और जिसमें ईथरनेट केबल लगाया जाता है, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका RJ45 पोर्ट यहाँ पर कहलाता है, जिसमें नेटवर्क कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है और ईथरनेट केबल यहाँ पर लगाया जाता है। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में कौन सा सुविधा आपको केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करने की अनुमति देती है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं? तो कभी भी अगर आप किसी चीज़ में फ़िल्टर लगा दोगे, देखो शॉर्टनिंग तो क्या करता है, आपको आरोही अवरोही क्रम में जमाना है तो आप वहाँ पर क्या करोगे? शॉर्टिंग करोगे, ठीक है। फिल्टर क्या करता है, आप एक कंडीशन लगा दोगे, तो एक कंडीशन आपने लगा दी, भाई इन चीज़ों को मेरे को देखना है, इनको नहीं देखना, तो वही आपको दिखाई देगी। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? फिल्टर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो आपने निर्दिष्ट किए हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? फिल्टर कहा जाएगा। कंप्यूटर या नेटवर्क की सुरक्षा का उल्लंघन करने और अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर या नेटवर्क की सुरक्षा का उल्लंघन करना या फिर अनधिकृत पहुंच जो है ये प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो इसे हैकिंग कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या कहा जाएगा? इसे हैकिंग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, .zip फाइल एक्सटेंशन का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार की फाइलों के लिए किया जाता है? तो .zip जो है इसका प्रयोग एनिमेटेड छवियों और कम रंग वाली छवियों के लिए किया जाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। इसे जिप कहा जाता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला सवाल देखिए, सॉफ्टवेयर में सुधार या बग फिक्स प्रदान करने के लिए जारी किए गए एक छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर में सुधार या बग फिक्स प्रदान करने के लिए जारी किए गए छोटे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसे पेज कहा जाता है। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो सॉफ्टवेयर में सुधार या बग फिक्स प्रदान करने के लिए जारी किए गए जो छोटे प्रोग्राम होते हैं इन्हें कहा जाता है पेज। और जो प्रक्रिया होती है त्रुटियों को दूर करने की वो आपकी डीबगिंग कहलाती है, और जो त्रुटि होती है वो आपकी बग कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, MS वर्ड में पृष्ठ के निचले मार्जिन में दिखाई देने वाले और प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराए जाने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे फुटर कहते हैं, जो नीचे दोहराया जाता है पृष्ठ के नीचे। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए एक सपाट सतह पर घुमाए जाने वाले उल्टे माउस की तरह कौन सा इनपुट डिवाइस काम करता है? तो उल्टे माउस की तरह कौन सा डिवाइस काम करेगा? तो ट्रैक बॉल इस तरीके से काम करता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ट्रैक बॉल में जो पॉइंटर होता है वो ऊपर की तरफ लगा होता है, जो घूमने वाला होता है। MS एक्सेल में यदि किसी सेल में संख्यात्मक मान उसकी चौड़ाई से अधिक हो जाता है तो कौन सी त्रुटि प्रदर्शित होती है? तो कोई अगर सेल है, ये सेल है, अब यहाँ पर जो मान है इसकी चौड़ाई से अधिक शो हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा? तो यहाँ पर हेज 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 लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। हेज प्रतीकों की एक श्रृंखला यहाँ पर लिखी हुई आ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क बनाने के लिए अपने स्मार्टफोन के सेलुलर डेटा कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट या इसे टेदरिंग कहा जाता है। तो टेदरिंग भी याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का एक प्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यहाँ पर होता है, हार्डवेयर एज ए सर्विस यहाँ पर नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, किसी दस्तावेज में किसी शब्द या वाक्यांश को खोजने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग में लिया जाता है? तो खोजने के लिए Ctrl+F को यूज में लिया जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल है, कंप्यूटर की स्मृति पदानुक्रम में कौन सी मेमोरी सबसे धीमी लेकिन सबसे बड़ी और सबसे सस्ती होती है? तो सबसे धीमी है, ये कौन सी हो जाएगी? हार्ड डिस्क टाइप, जैसे द्वितीय मेमोरी यहाँ पर हो जाएगी। ये सबसे धीमी होती है और सबसे बड़ी होती है और सबसे सस्ती होती है। MS पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर एक सुसंगत रूप और अनुभव लागू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सुसंगत रूप और अनुभव लागू करने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? सभी स्लाइड्स पर। तो ये याद रखना, सभी स्लाइड्स का यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे थीम कहा जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर रंग फ़ॉन्ट प्रभाव लागू करने के लिए सभी स्लाइड पर इसे क्या कहा जाएगा? थीम कहा जाएगा। एक थीम डिजाइन तत्वों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है, ठीक है, जो आपकी स्लाइड को एक पेशेवर और सुसंगत रूप देता है। एडवेयर क्या है? तो एडवेयर आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। एडवेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक उपयोगी विज्ञापन बनाने का सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर जो स्वचालित रूप से अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर सामग्री को ऊपर नीचे बाएं दाएं ले जाने के लिए विंडो के किनारे की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो विंडो की जो किनारे की पट्टी होती है जिसे हम ऊपर नीचे जाते हैं, इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया और उनके मैक कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है, ये कौन हो जाएगा? आपका मैक OS यहाँ पर हो जाएगा। डी यहाँ पर सही है। विंडोज़ में चल रहे अनुप्रयोगों को देखने और जो प्रतिसाद नहीं दे रहे हैं उन्हें बंद करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टास्क मैनेजर का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में सेल A1, B1 और C1 को जोड़ने का सही सूत्र कौन सा है? तो सही सूत्र यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? A1, B1, C1 को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर ये भी आपका सही है, बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इक्वल टू सम A1 से लेके C1, बीच में कोलन आपने लगा दिया, और डी भी यहाँ पर सही है। तो ए और डी यहाँ पर दोनों आपके सही है। इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1 भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए, .zip और .rar एक्सटेंशन वाली फाइलें क्या दर्शाती है? तो मैंने आपको बताया था एक कंप्रेस्ड फाइलें आपकी होती है संपीड़ित, जिन्हें आर्काइव फाइल भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, इन्हें आर्काइव फाइल भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट को कागज पर मुद्रित करता है? तो कागज पर मुद्रित करेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्टार्ट करने की प्रक्रिया जो होती है ये क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। ठीक है, और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जो होती है, दोबारा से स्टार्ट करने की प्रक्रिया, वो आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। ये भी आप याद रखना, रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है ये वार्म बूटिंग आपकी कहलाती है। MS वर्ड में दस्तावेजों में वर्तमान दिनांक और समय सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को प्रयोग में लिया जाता है? तो यहाँ पर Alt प्लस Shift प्लस D को यूज में लिया जाता है। ठीक है, ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यदि आप किसी वेबसाइट के पते के शुरुआत में HTTPS देखते हैं तो एस का क्या अर्थ है? तो एस का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था, सिक्योर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से इंटरनेट में जुड़ने में सक्षम बनाता है? तो इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम बनाता है, ये कौन सा हो जाएगा? आपका मोडेम यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, डिजिटल नागरिकता का क्या अर्थ है? तो डिजिटल नागरिकता का अर्थ क्या हो जाएगा? औद्योगिक और इंटरनेट का जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से उपयोग करना। बी यहाँ पर आपका सही होगा। MS वर्ड में पहले से सहेजे गए दस्तावेज को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को प्रयोग में लिया जाता है? तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस O को यूज में लिया जाएगा। कंट्रोल प्लस ओपन। किसी वेब पेज पर एक तत्व जो आपको दूसरे वेब पेज पर ले जाता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक हाइपरलिंक यहाँ पर कहलाएगा। हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस आपकी के यहाँ पर होती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का एक उदाहरण है, तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का एक उदाहरण आपका कौन सा है? तो ये फिंगरप्रिंट स्कैन यहाँ पर हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा। और आज का अंतिम सवाल है आपका, जो 250वां सवाल है, कंप्यूटर डिस्प्ले की गुणवत्ता को अक्सर किस में मापा जाता है जो प्रति इंच पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है? तो कंप्यूटर डिस्प्ले की गुणवत्ता को अक्सर किस में मापा जाता है जो प्रति इंच पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है? तो इसको PPI पिक्सल प्रति इंच में मापा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंप्यूटर डिस्प्ले की गुणवत्ता पूछी गई है, तो डिस्प्ले की पिक्सल प्रति इंच में हो जाएगी, ठीक है। जबकि कंप्यूटर की जो गति होती है वह आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और डॉट प्रति इंच जो होता है इसमें आपके प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, इसको भी याद रखना। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारे 250 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।